जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में कई सारे राज्यों में इस चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा भी कर दी है। तमिलनाडु में भी जिस तरह का चुनावी या फिर हम एक राजनीतिक समीकरण बनकर उभर रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से चुनाव नजदीक है, अप्रैल में चुनाव होने हैं और अब जो माहौल है वो तेजी से गरमा रहा है, तो इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे। तमिलनाडु से शुरुआत करेंगे क्योंकि उमेश जी खुद तमिलनाडु में है और हमने एक चर्चा भी की थी इनफैक्ट आज से कुछ महीनों पहले। आज हम उसको दिखाते हैं कि आप इसको देख सकते हैं। से एक्स फैक्टर है और ये एक तरह से बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कौन बन सकता है आज की डेट में। लाइक्लीहुड ये मेरा मानना है कि तमिलनाडु के अंदर कांटे की टक्कर होने वाली है। किसी को भी फुल मेजोरिटी मिलने वाली नहीं है, कोई भी पार्टी को। हाँ, अगर देखा जाए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट शेयर अगर बीजेपी और एडीएमके के बीच में होता है और वो एक तरह से छोटी छोटी पार्टियों से मिलके अगर वो 45% कलेक्टिव वोट शेयर लेके आते हैं, then ADMK has the chance of victory। ये एक तरह से केवियट है। बट उमेश जी, ये वीडियो जो है हमारे 2 महीने पुराने शो का है जहां पर हमने तमिलनाडु के अंदर जिस तरह के चीजें या आने वाले चुनाव में किस तरह के समीकरण बैठेंगे उस पर चर्चा की थी। और सबसे पहले तमिलनाडु से ही शुरुआत करते हैं। आज सारी घोषणाएं हुई। किस तरह से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट को, चुनाव होने वाले हैं आपके राज्य में? देखिए अंबर जी, मैंने 2 महीने पहले ही बोला था कि तमिलनाडु के अंदर कांटे की टक्कर होने वाली है और ओपिनियन पोल कल डिक्लेयर हो गया है एबीपी का, जिसमें एक तरह से बीजेपी लेड अलायंस को बताया गया है कि एक मार्जिनल लीड ले रहे हैं डीएमके अलायंस के ऊपर। अब ये देखिए, ये नंबर्स ऐसे आए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि एडीएमके और बीजेपी को अराउंड 114 टू 127 सीट्स मिलने वाली है। डीएमके प्लस अलायंस को 104 से 114 सीट मिलने वाली है। टीवीके को अराउंड 6 से 12 सीट मिलने वाली है। तो जैसा मेरा असेसमेंट था कि तमिलनाडु के अंदर कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर के जो इंडिकेशंस हैं ये प्रिलिमिनरी जो ओपिनियन पोल है उसके ऊपर आ चुका है। अभी भी चुनाव के लिए कम से कम 38 दिन है, 38 डेज के अंदर कुछ भी हो सकता है और ये पेंडुलम में कहीं भी जा सकता है। पर एडवांटेज बीजेपी को नजर आ रहा है और एडवांटेज बीजेपी एडीएमके के अलायंस को इसके लिए आ रहा है क्योंकि एडीएमके और बीजेपी के बीच में एक तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। 2021 के इलेक्शंस में भी आप देखिए कि बीजेपी साथ में लड़ी थी, पर उस समय एडीएमके पावर में थी। इसके कारण उनको एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ा और वो डिफीटेड हो गई। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी अकेले गई थी तो उन्होंने अपना वोट शेयर 3 से 12% बढ़ा दिया था। सबसे बड़ी बात है कि आज जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर एडीएमके, बीजेपी और पीएमके मेन पार्टीज बन के उभर रही है, जिनका कंसोलिडेटेड वोट बैंक बताया जा रहा है अराउंड 40 टू 42% है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट्स होता है तो बीजेपी के वोट्स अगर एडीएमके को जाते हैं और एडीएमके के वोट्स अगर बीजेपी को आते हैं तो ये अलायंस पक्का विन हो सकता है। अभी तमिलनाडु के अंदर जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो नायनार नागेंद्रन है, वो एक्स एडीएमके है। तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अन्नामलाई जिनको रिजाइन करना पड़ा, उन्होंने वो एक बहुत ही अच्छे वक्ता है और उन्होंने डीएमके और एडीएमके दोनों को क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद एडीएमके ने शर्त रख दी थी कि अगर अलायंस चाहिए तो अन्नामलाई को हटना पड़ेगा। तो अब अन्नामलाई ने अब स्वायत्ता एक तरह से त्याग पत्र दे दिया और वो इस इलेक्शन में भी कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन पूरा जो है एडप्पली सामनी ईपीएस वो बिहाइंड द कर्टेन्स रन करते जा रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर एक और एक न्यूज आ रहा है कि ईपीएस जो एडीएम के अलायंस के अंदर टीवी को एक तरह से शामिल करने की कोशिश की जा रही है, पर मेरा ये मानना है कि विजय जो है वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि बीजेपी उनके पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एनिमी है।
तो इस टाइम पे अगर वो पलटी मारते हैं तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होने वाला है। तो चुनावी बिगुल बज चुका है और अब सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्टीज वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, डीएमके ने पिछले 4 इलेक्शन जो है तमिलनाडु में जीते हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन, 2021 असेंबली इलेक्शन, 2022 लोकल बॉडी इलेक्शंस, 2024 उन्होंने लोकसभा इलेक्शन वापस जीता है। पर इस बार तमिलनाडु के अंदर एक चीज है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड एक तरह से जो है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड बढ़ता जाएगा, जिसमें मेरा ये मानना है कि इसका डायरेक्ट फायदा एडीएमके, बीजेपी और पीएमके के अलायंस को मिलता जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती थी कि एडीएमके और बीजेपी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, क्योंकि अन्नामलाई जो है वो एडीएमके के करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे, जिसके कारण उन दोनों के कार्डर्स के बीच में वो ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नामलाई को हटने के बाद ये जो कोऑर्डिनेशन है, अलायंस का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो चुका है और आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं। आप देखिए कि कैसे ओपिनियन पोल ने क्लियर कट बोल दिया है कि बीजेपी एडीएमके और पीएमके अलायंस इज लीडिंग राइट नाउ, और ये प्रिलिमिनरी है। इससे 38 दिन बाकी है अंबर जी, अभी तो और भी चुनावी समीकरण बदलेंगे, आप ये भी देखेंगे। बिल्कुल, तो अभी मतलब आपको फिर क्या लग रहा है कि तमिलनाडु में क्या फाइनल नतीजे किस तरफ जाने वाले हैं, क्या आपको नजर आ रहा है अभी? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट सिलेक्शन की होगी और अलायंस पार्टनर्स को भी आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। एडेपली सामी एडीएमके को अब एक तरह से यहाँ पर लीड लेनी पड़ेगी और बीजेपी जो रिसोर्सेस वो लेके आ सकती है, उन दोनों के कारण आप ये देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी करिश्मा बहुत एक तरह से अच्छा है। पिछले दिन उन्होंने ट्रिची में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए थे। अंबर जी, इससे आप ये देखिए कि तमिलनाडु जो है भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी के रेडार पे है, जैसे वेस्ट बंगाल है वैसे ही तमिलनाडु भी है। और इस बार अगर डीएमके को हटाने के लिए इन्होंने एडीएमके के सामने एक तरह से कंप्लीटली उनकी बात मान ली है और अन्नामलाई को रिजाइन करना पड़ा, और ये एक तरह से मेरा ये मानना है कि दिस इज एन इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपको मालूम है कि आज की डेट में 12% वोट शेयर है। 12% वोट शेयर से आप वहां पर सीट नहीं बढ़ा सकते, आप मैक्सिमम 5 से 6 सीट जीतोगे, 10 सीट जीत लोगे। पर जब आप अलायंस में रहोगे, तो आप सरकार में रहोगे, तो आप एक तरह से आप वो क्या कर सकते हो, सरकार के अंदर पॉलिसीज बना सकते हो। दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर बीजेपी इन द लॉन्ग रन। सेकेंड, आपको अपना वोट शेयर भी बढ़ाना है। 12% वोट शेयर से 22 से 25% वोट शेयर करना है, और ये जो 22 से 25% वोट शेयर है, ये टाइम लगेगा इसके लिए बीजेपी को। मेरे हिसाब से 2031 या 2036 के अंदर बीजेपी तमिलनाडु जीतने का सपना देख सकती है। 2026 में पॉसिबल नहीं है, ये पहले भी मैंने बताया था। और एक चीज है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड तमिलनाडु के अंदर एक तरह से स्थापित हो रहा है, क्योंकि सिविक इम्यूनिटीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि वेरियस चैनल्स ने जब लोगों को पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो लोगों ने बोला सिविक इम्यूनिटीज है और करप्शन का मुद्दा बोला, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सारी पार्टीज के ऊपर वो इल्जाम लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट्स और छोटी छोटी पार्टियों को आपको एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनल किंग मेकर बनने वाले हैं। अब दोनों ही पार्टी को अराउंड सिमिलर वोट शेयर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि विजय जो है बता रहा, ये भी जा रहा है कि उनका करिश्मा बहुत अच्छा है, पर इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ करिश्मा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके पास कैंडिडेट भी होना पड़ता है, आपके पास एक तरह से ग्रास रूट पार्टी वर्कर्स भी होना पड़ता है। वो अभी विजय की पार्टी के पास नहीं है, और इसके लिए जो ओपिनियन पोल ने भी जो बताया है कि उनको 6 से 12 सीट मिलेगी और उनका वोट शेयर अराउंड 13 to 15% है, वो बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्टेड वोट शेयर 15% है, पर क्या एक्चुअल वोट शेयर 15% आएगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि बिहार के अंदर देख लीजिए प्रशांत किशोर को भी
20% अप्रूवल रेटिंग मिल रहा था, पर लास्ट में उनको वोट शेयर आया 2.5 या 3% से कम, थोड़ा कम आया था। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, और बाइपोलर फाइट अगर होती है, इसके अंदर बीजेपी, एडीएमके, केपीएमके के अलायंस को फायदा हो सकता है, ये मेरा आकलन है। अब उमेश जी थोड़ा वेस्ट बंगाल चलते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल को लेकर भी इसी तरह का कुछ माहौल बना हुआ है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और हम टीएमसी और सीपीएम और सबकी बात करते हैं, माहौल गर्म है। किस तरह से आपको लग रहा है कि इनफैक्ट कई सारे बड़े ऑफिसर्स का तबादला भी हुआ है, कमिश्नर से लेके लॉ एंड ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन, सभी हमें बड़े बदलाव वेस्ट बंगाल में नजर आए। देखिए अंबर जी, बीजेपी को आज की डेट में बंगाल के अंदर बीजेपी का एक कमिटेड वोट शेयर है 38% का, पर ममता दीदी का कमिटेड वोट शेयर है 47%। क्योंकि वहां पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है उन्होंने स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है, उनको मालूम है कि अगर वोट शेयर स्प्लिट होता है तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और इसके लिए लास्ट टाइम 2021 में ममता बनर्जी ने 210 सीट कुछ जीती थी और बीजेपी ने 77 सीट जीती थी। उससे पहले 2016 में बीजेपी 3 सीट पे थी। पर लास्ट टाइम जो था, बहुत लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर बीजेपी ने टर्न कोट्स, जो टीएमसी से नेता थे, उनको सीट दे दी थी, और कमिटेड जो बीजेपी के जो कमिटेड कार्यकर्ता है उनको इग्नोर किया था। इसके कारण बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। सबसे बड़ी बात है सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अहम होने वाली है। और एक और एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, लास्ट टाइम जो था बीजेपी के लीडर जो थे शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। ये कि आज समझ लीजिए, ये बात को कहीं भी नेशनल मीडिया ने इतना बड़ा हाईलाइट नहीं किया। ही इज अ जेंट किलर। और अब एक तरह से देखिए कि अगर बीजेपी जीतती है बंगाल के अंदर, तो शुवेंदु अधिकारी कैन बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, और वो उनका हक भी बनता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को डिफिकल्ट टाइम्स पे उन्होंने पार्टी को एक तरह से संभाला भी है। इससे पहले मुकुल रॉय जो थे, जो बीजेपी में आ गए थे, वो वापस टीएमसी में चले गए थे। पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली हुई थी वहां पर अभी कलकत्ता के अंदर, बताया जाता है कि 10 लाख से अराउंड 10 लाख पीपल अटेंडेड दैट रैली। और उसमें भी ममता बनर्जी की सरकार ने उस रैली के अंदर बहुत अड़चन डालने की कोशिश की, बसेस को रोक दी थी, ट्रेन को रोक दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी पोस्टर्स हैं उसको डिफेस किया, गो बैक मोदी वाले नारे लगाए। उसके बावजूद 10 लाख लोग आए थे। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप ये देखिए 10 लाख लोग, कभी भी कोई इतनी बड़ी रैली में नहीं आता। इससे समझ में आता है कि पॉसिबिलिटी है कि इस बार बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी जो है, एक और एक चीज देखिए, लास्ट टाइम जो था प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनली अटैक किया था ममता बनर्जी के ऊपर, और उससे एक तरह से बंगाल के अंदर एक तरह से इसको बहुत ही एक गलत ढंग से लिया गया। इस बार मैंने भाषण सुना जिसमें उन्होंने बोला ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया है, तो पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो पीपल की ओरिएंटेड इश्यूज की बात कर रहे हैं। 10 लाख लोग आना, इसका मतलब ये है कि बंगाल के अंदर एक तरह से बीजेपी सरकार का आना लगभग तय है। पर सबसे बड़ी बात है कि 294 सीट में से कितनी सीट मिलेगी? क्या जो हिंदूज हैं, जो बंगाल के अंदर पोलराइजेशन हो रहा है, क्या हिंदूज बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी को माइनॉरिटी वोट बैंक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उनको 30% वोट शेयर के साथ वो एडवांटेज में आ जाती है बीजेपी को। अब आप ये देख लीजिए, जो रिमेनिंग 70% हिंदू वोट बैंक है, उसमें उनको कितने वोट शेयर मिलते हैं। वी हैव टू सी दैट। ये मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। हाँ, एक और एक चीज है कि आपने जैसे बताया लार्ज स्केल तबादले हो रहे हैं, और जिसके कारण ममता बनर्जी जो है, आज उन्होंने संसद में उनके जो सांसद है उन्होंने बहुत बखेड़ा क्रिएट किया, जिससे समझ में आ रहा है कि वो एक तरह से वो डर चुकी है कि शायद बीजेपी जीत भी सकती है। बंगाल के अंदर एसआईआर कराया गया,
कराया गया, उसके कारण भी ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो डिलीटेड वोटर्स है, जो बताया जाता है कि वो बांग्लादेशी हैं, उनके दम पे जीत रही थी ममता बनर्जी। अब वो सारे वो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब भी आएगा, मेरा मानना यह है कि बीजेपी ने इस बार जो है अपना होमवर्क सही तरीके से किया है, और चुनावी आयोग के साथ मिलके एसआईआर करके देश के अंदर सिर्फ देश के नागरिक वोट कर सकते हैं, वैसा वो व्यवस्था लेके आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, और वो सारी चीजें हमें टीएमसी के ऊपर नजर आ रही हैं। अगर ममता दीदी की बात करें तो जिस तरह के बदलाव हमें वेस्ट बंगाल में नजर आ रहे हैं, और जो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की आपने बात की, जिस तरह से उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया है, और ओवरऑल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक्टिव रही, तो चीजें काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ बदलाव वहां पर बड़े हो सकते हैं। बड़े जो चुनावी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कुछ बड़ा बदलाव जरूर हमें इस बार वेस्ट बंगाल में नजर आएगा, क्योंकि काफी समय से बीजेपी जो है हालांकि बेहतर कर रही है, लेकिन बीजेपी बदलाव नहीं ला पाई है वेस्ट बंगाल में। देखिए, बीजेपी की ग्रोथ जो है अप्रत्याशित हुई है। 2016 में 3 सीट जीता था, 2019 में उन्होंने 18 पार्लियामेंट्री सीट्स जीती थी लोकसभा इलेक्शन में। उसके बाद 2021 में उनको 77 सीट्स आई। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनको 12 सीट मिली थी बंगाल से, पर उन्होंने अपना जो वोट शेयर है 38% वो रिटेन किया है। अब क्या है, अब क्या अंबर जी, उनको 6% वोट शेयर चाहिए, 6 से 7% वोट शेयर। ये एडिशनल इंक्रीमेंटल वोट शेयर अगर उनको 7% मिल जाता है, और मोर लाइक्लीहुड में मिलने की चांस लग रहा है, क्योंकि एक चीज देखिए कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वेस्ट बंगाल की यात्रा की थी, और वहां पर उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने खेद व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि जो ट्राइबल बेल्ट है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का ट्राइबल बेल्ट है, वो ममता बनर्जी से नाराज है। ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल जो किया है ममता बनर्जी ने, वो उनके हिसाब से नहीं चलने वाला, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जो है एक ट्राइबल महिला हैं जो देश की राष्ट्रपति भी हैं, उनका अपमान किया है, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया। और ये भी देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तो अपमान करते ही हैं हमेशा, पर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, जब उन्होंने राष्ट्रपति को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है उनका। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही बोला है कि टीएमसी का गुंडागर्दी इस बार खत्म होने वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी रैली में बोला है, और 10 लाख लोगों ने उसको अटेंड भी किया है। बिल्कुल, आप देखते हैं कि चाहे तमिलनाडु की बात करें या फिर वेस्ट बंगाल की बात करें, और बल्कि इनफैक्ट कई सारे बड़े राज्यों में हमें चुनाव आते नजदीक नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सब में सबसे अहम वेस्ट बंगाल नजर आता है, और ऑफ कोर्स तमिलनाडु भी है, क्योंकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी मजबूत पकड़ नहीं है। तो ये जो राज्य हैं, ये बड़े अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी काफी कड़ी मेहनत वेस्ट बंगाल में करती आ रही है। अब तमिलनाडु में भी मेहनत स्टार्ट होगी काफी लंबे समय से। देखते हैं कि अंबर कहाँ जी, पर कितना बड़ा बदलाव। जी अंबर जी, आरएसएस के जो स्वयंसेवक है, वो लगातार ग्राउंड में काम कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन जीतकर वो इमीडिएटली वो बंगाल चले गए थे, और वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं। लोगों को मोदी सरकार ने जो बेनिफिट्स है, वो वहां पर उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। उसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस बार की रैली में। आप सोचिए, लोग बहुत दूर से आए हैं, लोग खुद की गाड़ियां लेके आए हैं, ये भीड़ को जुटाया नहीं गया है। क्योंकि जनरली पॉलिटिकल रैलीज में क्या होता है, बसेस और ट्रेन को चलाया जाता है ताकि पॉलिटिकल रैली को सक्सीड किया जाए। ये जो भीड़ आई थी, अपने आप आई थी। तो आप देयर इज अ डिफरेंस ऑन हाउ द जो क्राउड कैसे आ रहा है, उसके आकलन से मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है एडवांटेज है इनको, बोथ इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु।
बिल्कुल। और उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, धन्यवाद।